टेंथ के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तब मैंने एक साल का फोटोग्राफी कोर्स किया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं एफटीआई जाना चाहता हूँ, मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। सेंट जेवियर्स का जो रिटन एग्ज़ाम था वो 10 टाइम्स टफर था एफटीआई से, और उसमें भी आप मान लो 3-4 तो कोटे में ही चली जाते हैं, तो आपका 6 सीट के लिए आप कम्पिटिट कर रहे हो। तो मैंने पहले दिन ही क्लास में एक फॉरेन लैंग्वेज फिल्म देखी, अमेली, जो एक फ्रेंच फिल्म है। अच्छा, इसी में जैसे कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि फिल्म स्कूल की एजुकेशन उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी एक रीजन है कि अच्छी डॉक्यूमेंट्री इंडिया में नहीं बनती है, बिकॉज तिग्मांशु सर के साथ काम करना वाज अ वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, और बहुत मजा आया। जिस किसी को भी फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना होता है, देश के 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हर किसी की जाने की इच्छा होती है, एनएसडी और एफटीआई है पुणे। मेरी भी इच्छा थी, मैंने भी फॉर्म वॉर्म लिया था, कभी भर के सबमिट नहीं किया। और ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि या तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, आईआईटी वाला भी मतलब क्रैक करने में जिसके पसीने छूट जाते हैं। तो एक तो जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो एफटीआई के पास आउट हैं। ये उनकी उपलब्धि है, उनमें योग्यता होगी तभी। उससे बड़ी उपलब्धि उनकी ये है कि इंसान बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने अपने करियर की कहीं ना कहीं जो शुरुआत की वो हंसल मेहता की सिटी लाइट से। उसके पहले भी बहुत सारा बॉडी ऑफ वर्क है जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, पर सिटी लाइट स्टैंड आउट होती है क्योंकि राजकुमार राव की भी पहली फिल्म थी शायद वो सब हम उनसे पूछेंगे। तो सिटी लाइट से लेकर हंसल मेहता जी के साथ काम करने से लेकर आज तिग्मांशु धूलिया की घमासान करके एक फिल्म आ रही है जिसमें अरशद वारसी और प्रतीक गांधी है, उसके डीओपी रहे। हमारे साथ हैं देव अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम जानेंगे कि आगे क्या घमासान होने वाला है और अब तक लाइफ में कितना घमासान रहा देव अग्रवाल का डीओपी देव अग्रवाल बनने तक का सफर। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। तो देव भाई, सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप कोलकाता से थे, तो वहां तो हर घर में आर्टिस्ट होते ही है ना? लेकिन वहां से एफटीआई पुणे, क्योंकि कोलकाता में भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। वाई एफटीआई? फैमिली से कैसा क्या सपोर्ट था या कुछ रेस्ट्रिक्शन थे? कैसा रहा आपका एफटीआई तक का सफर? उसके बारे में अगर आप बताएं तो। एक्चुअली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ फोटोग्राफी से। सो जब क्लास 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तब मैंने एक साल का फोटोग्राफी कोर्स किया था, सोसाइटी ऑफ फोटोग्राफर्स। और जैसा आपने सही कहा कि कैलकाटा बहुत एक कल्चरली रिच स्टेट है, और कैलकाटा में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं। तो जब मैंने फोटोग्राफी किया तो एक नया वर्ल्ड मेरे सामने आ गया, बिकॉज जो हमारा सर्कल था वहाँ पे सब कोई इंजीनियर, मेडिकल, यही सब पढ़ना चाहता था, और मैं भी आईआईटी की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि वही सेम चीज़ आप पढ़ रहे हो। पर फोटोग्राफी जब आया जीवन में तो लाइफ पूरा चेंज हो गया। तो उसके बाद मैं चाहता था कि मैं इसको और परस्यू करूं। फिर मैंने सेंट जेवियर्स में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, वहीं से कोलकाता से। और वो उस जगह मुझे फिल्म का जो नॉलेज मिला सबसे ज़्यादा मिला वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे। इट वाज लाइक अ मिनी फिल्म स्कूल। तो मैंने पहले दिन ही क्लास में एक फॉरेन लैंग्वेज फिल्म देखी, अमेली, जो एक फ्रेंच फिल्म है, और वो मेरे जीवन की पहली फ्रेंच और इंटरनेशनल फिल्म थी। तब मुझे पहली बार लगा कि अच्छा, ये सिनेमा ऐसा भी हो सकता है। तब उसके बाद फिर मुझे एफटीआई के बारे में पता चला, और क्योंकि मेरी सिनेमेटोग्राफी में रुचि थी तो मैंने फिर सिनेमेटोग्राफी के लिए अप्लाई किया, और टचवुड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया। और अगेन इट वाज लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ वाज इन सेंट जेवियर्स एंड देन इन एफटीआई। उसकी तैयारी करने के लिए जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनका हो जाता है, मेरा एक कजिन है, उसका आईआईटी और आईएम में सिंगल अटेम्प्ट में हो गया, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, मतलब इंटेलेक्चुअली वो वैसा था उसका दिमाग। और आपके साथ कैसा रहा? मतलब आपको मेहनत करनी पड़ी वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे यहाँ इंदौर में भी हैं जो एफटीआई की तैयारी कर रहे हैं, एनएसडी की तैयारी कर रहे हैं, जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं।
तो आपके लिए कैसा रहा? ठीक है, मतलब तैयारी की और हो गया, या बिना तैयारी के भी हो गया, मतलब? एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब दूसरे लोगों के लिए, बिकॉज जो हम पढ़ रहे थे सेंट जेवियर्स में वही एक तरीके से प्रिपरेशन था। ओह। और क्योंकि मुझे सिनेमा से बहुत ज्यादा रुचि थी तो मुझे सब पता था ऑलरेडी। सो मतलब वो एक ऑर्गेनिक तरीका था। एक्चुअली सेंट जेवियर्स का जो रिटन एग्जाम था वो 10 टाइम्स टफर था एफटीआई से। तो वो सेंट जेवियर्स का क्रैक करना वाज मोर डिफिकल्ट। मुझे लगा नहीं था मेरा होगा, बिकॉज एग्जाम वाज सो टफ। एफटीआई का मेरा ऐसा था कि रिटन तो इजीली क्लियर हो जाएगा, तो उल्टा था एक्चुअली। तो एक्चुअली एफटीआई में कुछ जिस तरह का सवाल पूछा जाता है वो बेसिकली फिल्मों के बारे में है, जनरल नॉलेज, थोड़ा सा क्रिएटिव एप्टीट्यूड। पीआई में। हाँ, तो वो आपको ऑफ कोर्स प्रिपेयर करना है, फिल्म देखना है, फिल्मों को समझना है। और आजकल तो आई थिंक क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, कोचिंग भी होती है एफटीआई एग्जाम्स के लिए। और मतलब एफटीआई के क्वेश्चन पेपर्स भी उनके वेबसाइट में अवेलेबल हैं। पर एफटीआई इज लाइक अ ड्रीम। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव स्टडीड इन एफटीआई, इट्स स्टिल देयर इन माय माइंड बिकॉज इट वाज सच ब्यूटीफुल टाइम। बहुत लिमिटेड सीट है, 12 सीट्स। हमारे समय 10 थी, सब में 10 सीट्स। और उसमें भी आप मान लो 3-4 तो कोटे में ही चली जाते हैं, तो आपको 6 सीट के लिए आप कम्पीट कर दो। और शायद 15,000 या 20,000 एप्लीकेशन, आई थिंक सो उतना ही होता होगा। पर इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट दैट यू आर बेटर और गुड, इट्स जस्ट यू आर लकी टू बी देयर, यू नो, कि आपने उस साल दिया एग्जाम और आपका अच्छा क्रैक हो गया। और वो सेंट जेवियर्स की वजह से भी, जैसे आप बता रहे हो कि उसका ही एंट्रेंस इतना टफ था कि उसको क्रैक करने में आपकी तैयारी बहुत हो गई थी। करेक्ट। तो और प्लस वहां पे पढ़ाई भी उसी तरह की थी जो कॉम्प्लीमेंट करती है एफटीआई को, क्योंकि वो एक तरीके से मिनी फिल्म स्कूल ही था। तो मेरे लिए उतना ज्यादा टफ नहीं था रिटन क्लियर करना, बिकॉज एफटीआई में क्या, रिटन के बाद आप ओरिएंटेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। करेक्ट। तो एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा, इसी में जैसे कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि फिल्म स्कूल की एजुकेशन उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे अनुराग कश्यप जी ने एक इंटरव्यू में कुछ बोला, नसीर साहब ने एक इंटरव्यू में कोई बोलता है कि जरूरी है, कोई बोलता है कि नहीं है। व्हाट यू फील, फॉर्मल एजुकेशन ऑफ सिनेमा कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने एफटीआई से ली वैसी? आई थिंक जरूरी और ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कि एक लार्जर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट शुड एक्चुअली गो टू अ फिल्म स्कूल, गुड फिल्म स्कूल। बिकॉज क्या होता है कि फिल्म स्कूल में आप सिर्फ दुनिया भर के सिनेमा देखते हो, उसके बारे में बात करते हो, आपका माइंड डेवलप होता है, और प्लस आप 4 साल या 3 साल एक क्रिएटिव स्पेस में बिताते हो, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन योर फ्यूचर लाइफ। दैट इज नंबर 1 रीजन। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप 80 साल 90 साल जियोगे या फिल्म बनाओगे 30-40 साल, तो 3-4 साल आई थिंक मुझे एजुकेशन को देना इज फार बेटर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, you know. So it helps you grow your mind and actually understand cinema in a better way. So मुझे लगता है कि एजुकेशन अगर हो तो इट्स बेटर, यू नो। और आई थिंक वो स्ट्रगल के थोड़े साल कम कर देता है अगर आप अच्छे फिल्म स्कूल से हो। दैट इज वन थिंग। और दूसरा ये है कि जब आप फिल्म स्कूल जाते हो तो आपका फिल्म देखने का नजरिया बहुत बदल जाता है, बहुत बदल जाता है, क्योंकि आपके अगर जितने भी बैचमेट है सबका बहुत अलग अलग ओपिनियन होगा। और जब आपके डिबेट्स होंगे, जब आपका डिस्कशन होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, सो इट ब्रिंग्स अ लॉट फ्रॉम यू, यू नो। जब मैं जेवियर्स में पढ़ रहा था तो बहुत फेमस सिनेमाटोग्राफर हैं ओविक मुखर्जी, वो हमारी क्लास लेने आते थे एज अ वर्कशॉप। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं एफटीआई जाना चाहता हूँ, मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही रीजन है तुम वहां पे तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे तुम हमेशा फिल्मों की ही बात करोगे और फिल्में ही देखोगे, ठीक है, और तरह तरह की फिल्में देखोगी। वो अपने आप में बहुत बड़ा एजुकेशन है, एंड वो बात बहुत सही है एक्चुअली। आपने इस दौरान एक बात बोली कि स्ट्रगल थोड़ा कम कर देती है। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन अगर लेते हो तो अच्छे इंस्टीट्यूट से। यस, ये भी एक पॉइंट है, अच्छे इंस्टीट्यूट से। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लोगे तो हो सकता है कि 2 साल बर्बाद हो गए जीवन के। करेक्ट। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि स्ट्रगल कम हुआ? मतलब जब आप अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे उस दौरान कुछ प्रोजेक्ट बनाए, उससे लिंक बनी, किसी और ने आपका टैलेंट देखा, तो क्या क्या रहा? देखिए, स्ट्रगल कम करने में 2 चीज होती है। एक होता है कि जब आप
अब अच्छे से आपने पढ़ा है एंड ऑल दैट, तो आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि यार यू कैन वर्क, यू अंडरस्टैंड, वो आप खाली अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो। और आई थिंक हम सबको, इफ यू आर डूइंग वेल, आपको कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, किसी को थोड़ा कम समय मिलता है, पर आप उस रास्ते पे हो तो आप डेफिनेटली क्रैक करके यू कैन डू वेल, यू नो। और यू डोंट फील लॉस्ट in the circle of this life, or also there's a big community of your alumni, you know, they also help you at times, you know, so वो भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का वो नेटवर्क का भी बहुत बहुत बेनिफिट फर्क पड़ता है, हाँ, बहुत फर्क पड़ता कि है, आपके हाँ, सीनियर्स रहते हैं वो भी हाँ, आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो आपसे पहले से इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। करेक्ट। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कि सिटी लाइट ही था या उसके पहले भी कुछ ऐसा आपने किया जिससे आप लोगों की नजर में आए और फिर हंसल मेहता जी की सिटी लाइट मिली? क्या हुआ? नहीं, मैं पढ़ने के बाद मुझे मन था कि मैं घूमूं बहुत, तो मुझे ट्रैवल का बहुत शौक था। एंड तो मैंने डिस्कवरी का शो शूट किया, ट्रैवल एंड लिविंग बेसिकली। तो मैंने बहुत सारे देश गया, मैं साउथ ईस्ट एशिया में मैंने शूट किया, तो इट ओपनड अ न्यू पर्सपेक्टिव इन माय लाइफ। उसके बाद थ्रू सम ऑफ माय वर्क, एक नाइजीरियन फिल्म मेकर हैं, उन्होंने मेरा काम देखा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं गया नाइजीरिया एक फिल्म शूट करने। तो वहाँ पे वो बहुत एक बड़ी फिल्म थी, इन्वेजन 1897, तो मैंने वहाँ शूट की वो फिल्म। वहाँ का एक डिफरेंट कल्चर था फिल्म बनाने का। फिल्म इंडस्ट्री इंडिया जैसी तो नहीं थी, पर लोग बड़े इंटरेस्टिंग थे और बहुत मजा आया फिल्म। और एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत ग्रो करते हो। आपकी एज क्या रही होगी देवा उस टाइम? उस समय आई थिंक 32 32 के आसपास। तो पास आउट होने के आई थिंक 2-3 साल बाद ही मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। तो ट्रैवल करना एक, और वो डिफिकल्ट जगह पे, यू नो, और प्लस ऐसी ऐसी लोकेशन आप शूट करते हो जहाँ नॉर्मल टूरिस्ट जा ही नहीं सकते। मैं वही पूछ रहा हूँ, वहाँ थोड़ा सा डर भी रहता ना, मतलब वहाँ ऑफ कोर्स थोड़ा डर भी था, लेकिन उस समय क्या, आप फियरलेस रहते हो, आप काम कर रहे हो, तो बहुत मजा आता है। बट वही है कि आप वो एक्सपीरियंस अब जब देखते हो तो इट इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, यू नो, कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड आल्सो हाउ टू लुक एट लाइफ, हाउ टू लुक एट थिंग्स, यू नो, एवरीवन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, एवरी कल्चर हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, यू नो, सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इंसाइट एंड डेप्थ इनटू योर वर्क। तो वो नाइजीरियन प्रोजेक्ट के बाद सिटी लाइट यहाँ सिटी पर लाइट्स, हाँ, सिटी लाइट्स मुझे मिली और फिर हमने सिटी लाइट्स शूट। मिली कैसे? सिटी लाइट्स मैं हंसल सर से मिलने गया था, मैं उनको अपनी डिप्लोमा फिल्म दिखाई थी जो मैंने एफटीआई में शूट की थी, तो उनको वो पसंद आई। तो फिर हम एक और फिल्म कर रहे थे, स्वागतम, और वो जब स्टार्ट ही होने वाली थी, मतलब शूटिंग नहीं, जो प्रेप प्रेप ऐसे इनिशियल स्टेजेस में थी, तब सर को ये फिल्म मिली। सो देन वी ड्रॉप दैट फिल्म एंड वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस फिल्म। तो ऐसे वो फिल्म मिली और बहुत मजा आया वो फिल्म करके। वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज आप जब नए होते हो तो आप। पहली फीचर फिल्म थी आपकी? सेकंड वो इन्वेजन मैंने पहले नाइजीरिया वाली फिल्म के बाद हिंदी में ये पहली फिल्म थी, या हिंदी में ये पहली फिल्म थी। तो बहुत मजा आया शूट करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो एक फियरलेस सा एटमॉस्फेयर था उस समय भी, कि आपको जो मन है, अगर आपको एक बल्ब में भी एक सीन शूट करना है तो आप शूट कर सकते हो, यू नो। और फिर अब देखता हूँ तो अब लगता है अच्छा ये बेटर हो सकता था, ये और बेटर, आप भी ग्रो करते हो। और इट वाज जस्ट अ अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, उस टाइम तक जैसे टीम तो नहीं बनी होगी, या बन गई थी, या आपके जूनियर्स से जो सिनेमेटोग्राफी से ही थे? तो एक डीपी के ऊपर ये भी रहता है ना कि उसकी टीम भी इतनी सॉलिड हो, हाँ, तब जाके वो फिल्म जैसी करेक्ट। पर लेकिन मैं और सब कर रहा था, मैं एड फिल्में कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्रीज शूट कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था, मैं कॉर्पोरेट फिल्में कर रहा था, तो मेरी टीम बन चुकी थी, देयर वर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग विद मी। तो उसके बाद एक फिल्म आई। फिल्म क्या है, एक साल में आप 1 या 2 फिल्में करते हो, तो वो उसका लिमिटेड टाइम होता है, बीच में आप बहुत सारी और चीजें भी करते हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, डॉक्यूमेंट्री हो, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स हो, तो आपकी टीम हमेशा कॉन्स्टेंटली रहती ही है। तो सिटी लाइट में कितने लोगों की टीम थी आपकी? सिटी लाइट्स फेयरली एक छोटी सी फिल्म थी, आई थिंक उसमें 5 लोगों की टीम थी, सिनेमेटोग्राफी प्लस जो कैमरा अटेंडेंट्स, लाइट वाले, वो अलग थे, पर बहुत छोटी टीम के साथ हमने शूट किया था। और आपको लगा था जब आप शूट कर रहे थे कि यार ये कुछ ऐसा बन रहा है जो अलग है
और क्योंकि सिटी लाइट कुछ लोगों के लिए बहुत कल्ट फिल्म है और बहुत अप्रिशिएट होती है वो फिल्म। आई थिंक वो फिल्म मतलब मुझे एक्चुअली कभी कोई भी फिल्मों से ऐसा नहीं लगा कि दिस इज ग्रेट फिल्म या गेम चेंजर। यू जस्ट डू इट एज यू लव द फिल्म, और आप जब बनाते हो आप बस पैशनेटली बना रहे हो, अब रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फिल्म की ब्यूटी थी परफॉर्मेंसेस, चाहे राजकुमार का हो या मानव का हो, मानव कौल या पत्रलेखा हो, और हंसल सर का डायरेक्शन। आई थिंक ये 4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी सब का अपना अपना कंट्रीब्यूशन था, बट these 4 things were more important, and Raj का I think one of the best performances में से एक है City Lights। बहुत प्योर और ऑनेस्ट, बिकॉज उस समय भी सब fearless थे, because there's nothing to lose, everyone just wanted to make a film, you know। अच्छा, उसके बाद जैसे सिटी लाइट के बाद ऑफर्स आने शुरू हुए या लोगों में चर्चा होने लगी, ऐसा कुछ, या इंडस्ट्री अलग तरह से ऑपरेट करती है, ऐसा कुछ? आई डोंट नो, बिकॉज क्या मैं बहुत कट ऑफ हो गया था सिटी लाइट्स के बाद, बिकॉज मैं ना डॉक्यूमेंट्रीज शूट कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था बहुत, मतलब TLCs वगैरह शूट कर रहा था, कॉर्पोरेट फिल्में शूट कर रहा था। तो मैं एक्चुअली उतना फोकस नहीं था कि बॉम्बे में रह के मुझे और फिल्में चाहिए या और कुछ करना है, तो मैं बस और चीज़ें कर रहा था। मुझे डायरेक्ट करना था कुछ 2 डॉक्यूमेंट्रीज, तो मैंने 2 फिल्में डायरेक्ट की, और एक मैंने फिल्म की बीच में, एक बॉलीवुड डायरीज, एक छोटी सी फिल्म थी। सत्यम बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, राइटर थे, तो उनके साथ मैंने फिल्म की थी वो। बस ऐसे ही चल रहा था, बट ऐसा कुछ बेनिफिट टाइप नहीं हुआ था सिटी लाइट्स के बाद। और उसका एक भी रीजन था कि मैं कभी किसी से मिला नहीं जाके, तो जो भी मुझे मोस्टली फिल्में मिली वो सब वाया किसी ना किसी ने रेकमेंड किया उसके थ्रू। और अगर किसी यंगस्टर को सिनेमेटोग्राफी में अपना करियर बनाना हो, तो क्या उसको इन चीज़ों का मतलब तवज्जो देनी चाहिए लाइफ में, कि वो एड्स बना रहा है या फिल्म बना रहा है या डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है, मतलब एक सेगमेंट सेंट्रिक उसको होना चाहिए, या एंटायरली ओपन रहना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आज एड बनाओ, कल डॉक्यूमेंट्री बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस शूट करो, तो उससे उसके क्राफ्ट को इम्प्रूवमेंट होगा, या फोकस होके सेगमेंट सेंट्रिक होकर उसको बेनिफिट होगा? देखो, आइडियली तो जो मिले, जो उसको पसंद है वो सब करना चाहिए, पर बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर हैं उनको बहुत सारी चीजें पसंद नहीं होती। जैसे किसी को कॉर्पोरेट फिल्में करनी पसंद नहीं होती, किसी को एड पसंद नहीं होता, किसी को डॉक्यूमेंट्रीज एकदम पसंद नहीं होती। तो ये आपके चॉइस के ऊपर बात है, प्लस इंडस्ट्री भी आपको स्टीरियोटाइप करती है। जैसे जब मैं बॉम्बे में एड्स बहुत खोज रहा था कि मुझे एड्स करनी है, एड्स करनी है, एड्स करनी है, तो सब बोलते थे एक फिल्म कर लो फिर बहुत सारे एड्स मिलेंगे। फिर मैंने इतनी सारी अभी फिल्म कर ली, वो एड्स को मैं क्रैक करना ही बहुत मुश्किल है, कि अब बहुत गिने चुने एड्स मिलते हैं, क्योंकि सब जगह फिक्स्ड है। और बहुत सारे एड्स के सिनेमेटोग्राफर है जो लॉन्ग फॉर्मेट शूट करना चाहते हैं, उनको वो नहीं मिलता, वो नहीं मिल पा वो नहीं मिलता, क्योंकि अब उनका एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से भी स्टीरियोटाइपिंग होता है। और क्या, नो वन नोज कि क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है। तो आपको बस ट्राई करना है, जो मिल जाए उसको अच्छे से करना है, और कोई नहीं है, कोई आपको फॉर्मूला नहीं दे सकता, और कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता। अच्छा, इन सब में आपका फेवरेट क्या है? एड फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म्स? मेरे को फीचर फिल्म्स ही अच्छी लगती हैं, फीचर फिल्म, फिक्शन, because that is the reason I went to a film school. That is the reason of my existence in this profession. तो फिल्म्स ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिक्शन, अच्छी स्टोरी जो मैं बोलना चाहता हूँ या जो मुझे मिले वो, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री सेकंड। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपका सेकंड लव है, और जिसका ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि एक ऐसी भी डॉक्यूमेंट्री जिसको आप 3 साल से शूट कर रहे हैं। हाँ, चल रही और है अभी और शूट होगी 2-1 साल, 2-3 साल और चलेगी वो, धीरे धीरे। उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं, एक बहुत फेमस सेंट हैं जेत्सुमा तेंजिंग पामो, उनकी लाइफ को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और बहुत साल से ये डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और तो हम उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन शुड हैव समथिंग मीनिंगफुल लेफ्ट बिहाइंड। तो ये फिल्म इज नॉट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, दिस फिल्म इज जस्ट अबाउट डॉक्यूमेंटिंग someone really really important, which not everyone have that access to, and also there are many teachings which no one has access to, so we are trying to do it. And also why I like documentaries more, because आप वो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानते हो, मतलब एज अ इंडिविजुअल आप, वो जो रिसोर्स पर्सन है
उसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो, वो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। और तीसरा, इट चेंजेस यू एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो। जब आप फिक्शन फिल्म करते हो, इट डजंट मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो। पर जब आप डॉक्यूमेंट्रीज करते हो तो इट चेंजेस अ लॉट इन यू। तो आई थिंक दैट्स वाई डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाते हैं, जैसे जितने बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर्स हुए, चाहे रॉजर डीकिंस हुए, वो लोग, उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री शूट किए अपने लाइफ में। तो डॉक्यूमेंट्री इज वेरी वेरी गुड इवन फॉर यंग फिल्म मेकर्स। आप जब डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव टू लाइफ। आप ट्रैवल, डॉक्यूमेंट्रीज, यू नो, इट गिव्स यू अ बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। नहीं तो क्या है, आप जिस तरह की कहानियां बोल रहे हो वो बहुत शैलो रहने वाली हैं, जो आपने फिल्मों में देखी हैं। आप उसी को रेप्लिकेट करते हो थ्रू योर एक्सपीरियंस रादर देन हैविंग अ लिव्ड एक्सपीरियंस, यू नो। So that's why I think also documentaries are important, irrespective of how big or small the documentary is. और जैसे आप डॉक्यूमेंट्री का बता रहे हैं, तो कोई एक सिनेमाटोग्राफर अगर उसमें अपना करियर देखता है, तो क्या कमर्शियली भी वो दोनों एंड्स को मीट कर पाएगा? क्योंकि हमें सुनते हैं कि बिक नहीं रही है या इसके रिटर्न नहीं आ रहे हैं। आज जैसे आप 3 साल दे चुके हो उस डॉक्यूमेंट्री को, तो लिटरली आपने 3 साल नहीं दिए, लेकिन 3 साल से आप उस पर काम कर रहे हो और 2 साल काम करोगे, तो आपने जीवन का बहुत समय दे दिया उसको। उस दौरान आप कुछ ऐड बना के मोटा पैसा कमा सकते थे। तो अगर जैसे आपका तो एक बॉडी ऑफ वर्क हो गया है, आपको टाइम हो गया, लेकिन कोई नया बच्चा है जिसको इंटरेस्ट बहुत है, 20-21 साल का है, और वो डॉक्यूमेंट्रीज करना चाहता है, तो कमर्शियल वायबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका उसमें क्या यार टेक ये है? भी सब्जेक्टिव है। देखो, टू मेक अ लिविंग बीइंग अ डॉक्यूमेंट्री सिनेमाटोग्राफर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया में तो बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस यू क्रैक सम, इक्का दुक्का को माइनस कर दो, बट इन जनरल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यू हैव टू बैलेंस विद सम ऑफ द कमर्शियल प्रोजेक्ट, और यू स्टार्ट टू ट्राई टू गेट कमीशन प्रोजेक्ट। लेकिन आपको कमीशन प्रोजेक्ट भी मिलता है, जैसे मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट भी की, तो वो भी इतने कम पैसे होते हैं कि आप सिर्फ उसमें बना ही पाते हो फिल्में, और उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें। पर जो डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया में स्पेशली बन रही है, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स यू डू, इट्स योर पैशन प्रोजेक्ट। और ये भी एक रीजन है कि अच्छी डॉक्यूमेंट्री इंडिया में नहीं बनती है, बिकॉज यहाँ पे फंड्स नहीं है। तो आप कहाँ से जनरेट करोगे, कहाँ से आप बनाओगे ना, उतना बड़ा विजन है, यू नो। तो यू ऑलवेज एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, यू ऑलवेज लुक फॉर फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, कि यार बाहर से कुछ पैसे मिल जाए। तो वो स्ट्रगल तो है, कोई एनजीओ सपोर्ट कर दे, कुछ ऐसा हो क्या, जाए। पर फिर भी इतना नहीं होता कि आप क्या बोलते हैं, ज्यादा क्या बोलते हैं, कमा के आप खुद रख सकते हो। जैसे एक बहुत अच्छे कैमरामैन है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, रंजन पलित। तो वो डॉक्यूमेंट्री के मतलब वेरी वेरी एक्सीलेंट सिनेमाटोग्राफर, हमारे एफटीआई से हैं। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी इन कैमरा। तो इन कैमरा सारे दर्शकों को बोलूंगा कि जरूर देखें, जो सिनेमाटोग्राफी परस्यू करना चाहते हैं। उस यूट्यूब पर है? यूट्यूब पे है, और उन्होंने पीएसबीटी ने ही प्रोड्यूस की थी। तो इन कैमरा में बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ एज अ सिनेमाटोग्राफर, एज अ कैमरामैन, ठीक है। तो इतने बड़े सिनेमाटोग्राफर, वो उस डॉक्यूमेंट्री में है कि वो शादी में वीडियो बनाते थे एज अ सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो, 200 रुपए दिन के मिलते थे। और उन्होंने ही 7 खून माफ शूट किए, ठीक है, विशाल जी की। और भी फिल्में शूट किए उन्होंने। सो ही इज सच अ ग्रेट सिनेमाटोग्राफर। उनकी जर्नी देखोगे, पर वही है, उन्होंने बैलेंस किया कि व्हाट ही वांटेड टू डू, एंड ही फिगर आउट कि अच्छा मेरे को ये करना है, ये करना है। तो ही इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग सिनेमाटोग्राफर विच आई लुक अप टू। उनका काम भी बहुत अच्छा है, और जिस तरह का बॉडी ऑफ वर्क है ना, इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, यू फाइंड समवन हु इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, but you find their work personally very bland. It doesn't say anything to you. You know, but there are people whose work is not that popular, but it has very very deep meaning. You know, so you have to figure out, find a balance. तो I think जो भी करना चाहता है डॉक्यूमेंट्री या कुछ, आप कर सकते हो, बट आपको बैलेंस करना है कि there should be commercial project also where you can have time where you can do डॉक्यूमेंट्रीज। और डॉक्यूमेंट्रीज आज के जमाने में तो इजी हो गया विद डिजिटल कैमरा एंड रिकॉर्डिंग। 2 मैन क्रू कैन डू अ डॉक्यूमेंट्री, इवन 1 मैन क्रू कैन डू अ डॉक्यूमेंट्री। लाइक मैंने अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्रीज अकेले शूट किए, साउंड किया है सब। तो आप खुद सब कुछ कर सकते हो अगर आपको बनानी है तो। सही, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। यस, और बस वो टाइम लेता है। हाँ, यस, दैट्स इट। यस। देव भाई, आपका जैसे रूटीन वाइज अगर देखें कि एफटीआई से निकलने के बाद, क्योंकि हम जिस ऑक्यूपेशन में हैं उसमें ट्रैवल बहुत करना रहता है,
तो फिट रखना अपने आप को, और आप लोग को हैवी कैमरास इक्विपमेंट्स, तो कुछ ऐसा रूटीन है जो सिनेमेटोग्राफर को फॉलो करना चाहिए, या थोड़ा सा संयमित नियमित, मतलब कैसे वो बैलेंस करे ताकि लॉन्ग रन में वो 60 70 80 का होते होते तक भी काम में इन्वॉल्व रहे, मतलब बहुत जल्दी थके नहीं, क्योंकि फिजिकली बहुत चैलेंजिंग रहता है एक डीपी के लिए। आई थिंक डीपी की बात नहीं है, सबके लिए चैलेंजिंग। इवन डायरेक्टर अगर जो कंटिन्यूअसली शूट कर रहे हैं, आप 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम करते हो, और अगर आप फिजिकली भी नहीं कर रहे हो, मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग है। तो जो बेसिक सभी बताते हैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज रोज करना चाहिए आपको, चाहे आप आधा घंटा समय निकाल सको या 45 मिनट समय निकालना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे 10 मिनट करो। और उसके बाद बेसिकली आप टाइम से, अगर जो भी हो सके टाइम से, आप यू गेट दैट 6 or 7 hours ऑफ स्लीप मिनिमम, यू नो। और आई थिंक बेसिक्स ही है सब कुछ, और डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बिकॉज एक क्या बोलते हैं, फिटनेस रूटीन विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन, क्योंकि बहुत लोग को रात को काम करना पसंद है, बहुत लोगों को सुबह काम करना पसंद है। सो उनको खुद ही बैलेंस बनाना पड़ेगा। आई थिंक मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटल हेल्थ पे तो कोई काम नहीं, बहुत कम लोग काम करते हैं, पर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी, बिकॉज दिस प्रोफेशन इज फुल ऑफ चैलेंजेस फॉर एवरीवन, यू नो, irrespective of where are you in life. तो mental health is very important and physical health is very important. उसके How बाद you take care of your mental health? कुछ बस बेसिक एक्सरसाइज एंड बेसिक मेडिटेशन, दैट्स इट, एंड रीडिंग गुड स्टफ, यू नो, मतलब रीडिंग, आई लव रीडिंग, सो आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। तो अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त वो भी हैं, और दोस्त जो आपसे बेटर हो, ठीक है। तो जो दोस्त मतलब बेटर इन द सेंस उनको नॉलेज ज्यादा हो आपसे, जिनसे आप बहुत ज्यादा सीख सको, तो वैसे दोस्त हैं मेरे सारे, काफी सारे। तो इट कीप्स मी ऑन माई टोज, दैट्स इट। कि और इट ऑल्सो कीप्स मी वेरी हम्बल। आपका स्पिरिचुअल साइड है? वैसा ज्यादा कुछ नहीं, बट बेसिक बुक्स पढ़ना, बेसिक मेडिटेशन, एंड ऑल्सो जिस तरह की फिल्में आप बनाते हो, तो उसमें यू शुड नो एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम, फ्रॉम मेडिटेशन टू द वायलेंस की। आप जब एक वायलेंट फिल्म शूट कर रहे हो, तो भी आपको पता चलना चाहिए कि आप किस तरह के माइंडसेट को आप शूट कर रहे हो, यू नो। या आप कभी किसी ड्रग एडिक्ट को शूट कर रहे हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो स्पेक्ट्रम क्या है। तो आई थिंक पूरा सर्कल आपको पता रहे तो अच्छा है। उसी पर आते हैं वायलेंस पर। हाँ हाँ। जो लेटेस्ट आपका प्रोजेक्ट है वो है घमासान। हाँ। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया जी की फिल्म है, और अरशद वारसी को डकैत के रूप में देखने जा रहे हैं, एंटेगनिस्ट, और प्रोटैगनिस्ट प्रतीक गांधी। तो ये जो वायलेंस वाला आपने बताया, घमासान पे शूट करके क्या अनुभव रहे, तिग्मांशु सर के साथ काम करके कैसा लगा, और बाकी प्रतीक गांधी, अरशद वारसी, जो भी आप एड ऑन कर पाए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। फिल्म कब आने वाली, अगर आप रिवील कर पाए तो? फिल्म 20 अक्टूबर को इसका प्रीमियर है मामी फिल्म फेस्टिवल में, जो मुंबई में होता है। और रिलीज अभी कुछ डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, तो जल्दी होगी। और फिल्म में काम करके बहुत 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 अच्छा लगा, बिकॉज तिग्मांशु सर के साथ काम करना वाज अ वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, यू नो। और बहुत मजा आया पूरी टीम के साथ काम करके। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जब पर्दे पे आएगी तब आप, अभी ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, बिकॉज ट्रेलर आउट हुआ नहीं है अभी। तो जब आउट होगा तब वी विल टॉक मोर, बट इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, यू नो। एंड ऑल्सो मैंने जैसे पहले भी कहा, जब आप अपने से बेटर लोगों के साथ काम करते हो ना, तो यू ऑलरेडी बिकम बेटर, यू नो, कि आपका काम अपने आप बेटर हो जाता है, बिकॉज वो लोग आपसे अच्छा काम करवा लेते हैं। अच्छा, जैसे ये बड़ा प्रोजेक्ट है ना घमासान का। हाँ। प्रतीक गांधी हैं, अरशद वारसी, तिग्मांशु सर हैं। तो इसमें जो नए लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हायरार्की क्या रहती है सिनेमेटोग्राफी टीम की, कि जैसे डीपी, फिर क्या, कितने लोग आपको लगते हैं इन जनरल? मतलब बड़े प्रोजेक्ट में कितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो पर्दे पर दिखती है, अगर हम सिर्फ सिनेमेटोग्राफी के सेगमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी में अभी बड़ा सब्जेक्टिव है। बड़े में भी बहुत बड़ा होता है। हाँ। उसमें भी छोटा। जैसे घमासान की मैं बात कर सकता हूँ, जैसे घमासान में हमने 2 कैमरा पे शूट किया। तो जैसे एक कैमरा मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो एक सेकंड कैमरा में एक सेकंड कैमरा ऑपरेटर होगा, जो आपके असिस्टेंट है वो। हाँ, जो मेरा मेन एसोसिएट होगा वो करेगा। उसके बाद दोनों कैमरा पे 2 फोकस पुलर होंगे।
उसके बाद एक गैफर होगा जो इंचार्ज होगा लाइट करवाने के लिए, जो लाइटिंग करवाएगा। उसके बाद मेरा एक चीफ असिस्टेंट होगा जो आपका मेरे इंस्ट्रक्शन सबको फॉरवर्ड करेगा, जो भी मेरी लाइटिंग की इंस्ट्रक्शन होगी। जैसे डायरेक्शन टीम में एडीज होते हैं, हाँ वैसे ही, वैसे आपका वो मेरा हाँ, मेन हाँ। असिस्टेंट होगा। उसके बाद आपका एक बंदा रहता है जो कंटिन्यूटी लिखता है कि क्या सीन हो रहा है, क्या लेंस लग रहा है, क्या। तो वो डायरेक्शन की टीम का अलग और आपकी टीम का कैमरा अलग? का टीम के अलग ओह, होता है अरे कंटिन्यू वाह। लाइटिंग, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि ना आपने अभी एक सीन शूट किया और 10 दिन बाद आपको वापस रीशूट करना पड़ा, या हो गया कि उस सीन में 2 शॉट और लगाने हैं, ठीक है, तो आपको लाइटिंग पता होनी चाहिए। या फिर सपोज ये शेड्यूल खत्म हो गया, वो सीन स्क्रैप हो गया कि वो सीन अच्छा नहीं हुआ, उसको रीशूट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ताकि वो मैच कर सके। तो वो लाइट और सिनेमेटोग्राफी के टर्म्स में अपनी शीट बना के रखता है कि Correct. मेरे लिए कंटिन्यूटी ये है। मेरे लिए कि है ना? लाइटिंग ये थी, रीडिंग लाइट की ये यस थी, यस यस। ये लेंस यूज हुआ था, डॉली ये था। बहुत टाइम होता है आप डॉली का हाइट भी लिखते हो, अगर वैसा स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉट रहेगा तो वो रहता है। उसके बाद एक आध और असिस्टेंट रहते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका शूट है और प्लस सीन के हिसाब से। उसके बाद लाइट बॉयज रहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर लाइटिंग रिक्वायरमेंट। कभी 10 भी होते हैं, 15 भी होते हैं लाइट बॉयज रहते हैं। फिर कैमरा अटेंडेंट्स रहते हैं जो 6-7 वो हो गए। उसके बाद DIT रहते हैं जो डेटा ट्रांसफर वगैरह करते हैं, वहां पे एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड। तो बहुत बड़ी एक टीम रहती है सिनेमेटोग्राफी की एक साथ। और ये लगभग 40-50 लोग जो आपके डिपार्टमेंट के हैं, हाँ, इनकी पूरी जिम्मेदारी देखा जाए तो आपके कंधों पर है कि हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा है हाँ, तो मतलब एक Correct. इंसान जो जवाबदेह है Correct. वो आप हो गए फिर। वो इज लाइक हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सिनेमेटोग्राफर HOD इसीलिए बोलते हैं ना, हेड ऑफ द हाँ, डिपार्टमेंट। हाँ, सो correct. यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मेनी पीपल। तो ये टीम आप ही बिल्ड करते हैं एज अ DP या डायरेक्टर के भी सजेशन रहते हैं, या ये एंटायरली आपको दे दिया जाता ये है कि इंटायरली सिनेमेटोग्राफर पे होता है कि वो उसकी क्या टीम रहेगी। दैट कैमरा लाइट वाला ये सब्जेक्टिव है, ये डिस्कशन होता है कि कौन किससे लेना है इक्विपमेंट, तो वो ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं प्रोडक्शन होता का पार्ट है, प्रोडक्शन का। प्रोड्यूसर्स भी हाँ, इन्वॉल्व correct. होते हैं, EPs उसमें Correct. इन्वॉल्व होते हैं। तो हाँ जी। टीम इज सिनेमेटोग्राफर्स प्रायोरिटी, जैसे डायरेक्शन टीम इज डायरेक्टर्स प्रायोरिटी कि उसको whom he is comfortable with। कुछ ऐसा घमासान हुआ मतलब शूट के दौरान कुछ रायते फैले या कुछ गड़बड़ हुई? नहीं यार, या सब बहुत स्मूथली? बहुत स्मूथली हुआ, बहुत मजा आया फिल्म बनाने में, बहुत 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 मजा आया। और चित्रकूट में शूट करी है शायद आप यस, लोगों ने? चित्रकूट और लखनऊ में शूट हुई है। अच्छा, तो तिग्मांशु सर के साथ कुछ बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है, उनके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। पान सिंह तोमर बनाई है, हासिल बनाई है, हासिल कल्ट है वो, कल्ट फिल्म बनाई है। तो अगेन मैंने जैसे कहा कि आप जब आपसे बेटर लोगों के साथ काम करते हो ना, तो आप बेटर होते हो, आपको एक और पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का देखने का। तो तिग्मांशु सर से जब मेरी पहली मीटिंग हुई, उन्होंने फर्स्ट थिंग आफ्टर फ्यू एक्सचेंज ही सेड कि यार बी फियरलेस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जो तेरे को करना है वैसे करना। So that was the first thing. Don't feel कि अगर if it doesn't work, what will happen? So that was like a big thing in the film. So I stick to that कि यार जो मुझे ठीक लगता है वो मैं कर सकता हूँ। एज एन आर्टिस्ट ये बहुत बड़ी ताकत रहता है, बहुत बिकॉज डायरेक्टर का शुड स्टैंड विद द सिनेमेटोग्राफर, और बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप होता है एक डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर का। सो वो तो बहुत 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 एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वाओ। सो हियर वी आर ऑन द लास्ट सेगमेंट। आपकी एक फिल्म भी आ रही है, अमितोष नागपाल उसमें लीड में है, वो भी रिलीज होने वाली है, वो भी कंप्लीट है। घमासान भी आने वाली है, और इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अब होने जा रहा है? एक्चुअली एक वैतरनी बोल के फिल्म है जो मैंने शूट कर ली है। ये साउथ की फिल्म है वैतरनी, और ये नेक्स्ट ईयर आएगी बिकॉज में VFX बहुत है। बहुत ज्यादा VFX है, तो आई थिंक मिड नेक्स्ट ईयर समवेयर इट विल कम। तो भी VFX और साउंड पे काम चल रहा है, म्यूजिक। तो हॉरर है, बहुत अच्छा, एक यूनिक काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग है जिस तरह साउथ का होता है। और बहुत बहुत अगेन ये वाला भी बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस था ये फिल्म बनाने का। इस पर दो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो ये कि साउथ की जो फिल्म्स बनती हैं उसमें शूट करने का अनुभव और हिंदी फिल्म में कितना डिफरेंस है, और दूसरा ये कि VFX के हिसाब से जब शूट करता है एक सिनेमेटोग्राफर, मतलब लाइव एक्शन जब हम शूट करते हैं
तो हमको पता है कि एक्टर यहाँ से आएगा, पासिंग होगी, ये होगा, ये इसका मार्क है। पर वीएफएक्स में बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है, तो उसका प्रोसेस अलग है। थोड़ा तो अलग है, बिकॉज क्या बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं इवेंचुअली कैसी दिखेगी, ठीक है। बट क्या है, इस शूट पे हम क्या कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन करके देख रहे थे कि एक रफ मॉडलिंग था कि अच्छा ये शॉट ऐसे लगा रहे तो ये दिख रहा है, बिकॉज क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड शॉट थे। तो उसके लिए हम कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस थे कि हम जो एक सीक्वेंस है वो करने में हमको 1 दिन, कभी कभी 2 दिन लग जाता था टू अचीव दैट काइंड ऑफ परफेक्ट थिंग। और बेसिकली इस फिल्म की ब्यूटी है कि 80-90% will seem like a single take, that kind of work which we are trying to do. तो basically you'll feel the horror which is there. और इस फिल्म में ऐसा है कि जो हॉरर भी हमने क्रिएट किया है ना, we try to create live. जो हॉरर भी है वो लाइव इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और ऑफ कोर्स उसमें वीएफएक्स थोड़ा ऐड होगा, फायर वायर वो सब ऐड होगा, बट सब लाइव अगर चेयर भी गिर रहा है तो वो लाइव गिराने की कोशिश की ताकि एक्टर्स रिएक्ट टू दैट, यानी कि नकली ना लगे बेसिकली शूट करते समय, ठीक है। तो ये ज्यादातर सिंगल कैमरे पे या ये पूरा सिंगल कैमरा, वन कैमरा, सिंगल कैमरा विद लॉट ऑफ रिहर्सल, लॉट ऑफ प्रेप। सो लेट्स सी, एक बेसिकली क्या है, इट्स ओके टू फेल। अगर आप ट्राई कर रहे हो कुछ इंटरेस्टिंग, तो साउथ में है कि दे आर वेरी फियरलेस, कि आप ट्राई करो एंड ट्राई टू से बोल्ड स्टोरीज, यू नो, एंड ऑल्सो एंटरटेन इन अ यूनिक वे, यू नो, एक नया वे ऑफ एंटरटेनमेंट कोशिश कर रहे हैं स्टोरी के थ्रू बोलने का। सो लेट्स सी कि क्या, बिकॉज नो वन नोज कि क्या किसको क्या अच्छा लगे, बट करने में मजा आना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। तो सेम विद घमासान, बैतरनी, वन लास्ट टाइम, लोग अच्छे थे, काम करने में मजा आया, सीखने को मिला, यू नो, बहुत सारी चीजें, यू नो, तो वो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो देव भाई, उम्मीद करता हूँ कि घमासान के रिलीज के टाइम एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और आगे के प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे, घमासान पर भी बात करेंगे। आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया आपका, आप यहाँ आए, और उम्मीद करता हूँ इंदौर का खाना रहना सब आपको पसंद आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।